अब next, each lung is enclosed in a double membrane called pleura. It contains a pleural fluid. These fluid make the movement of the lungs expansion and contraction easily. तो कह रहे हैं हर एक लंग जो है वो डबल मेम्ब्रेन, जैसे हम हार्ट पे पढ़ते हैं कि वहाँ पर डबल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्शन होती है, किस लिए कि कोई एज अ शॉक एब्जॉर्बर होता है, वहाँ पर उसको कोई ज़ख़म ना लगे, इस तरह से एक मेम्ब्रेन होती है हर ऑर्गन के अराउंड। तो लंग्स जिस डबल मेम्ब्रेन के साथ कवर होता है उसको प्लूरा कहते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, कुशन के लिए ये काम फराहम करता है, उसको म्यूकस रखने के लिए कि वो खुश्क ना हो बिल्कुल और रब ना हो, फ्रैक्चर ना हो। दिस फ्लूइड मेक द मूवमेंट ऑफ द लंग्स एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ईजिली। लुक एज आई सेड कि लंग्स, उसका काम क्या होता है प्लूरल फ्लूइड का, कि लंग्स में जो हो ये फ्लूइड होगा, क्योंकि लंग्स एक जगह पर नहीं होते, एक्सपेंड और रिलैक्स होते हैं, तो इसमें उसको एक तरह से किसका एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में ईजी वे में करवाने के लिए ये काम परफॉर्म करता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, अब हमने ऑर्गन्स तो पढ़ लिए, सारे इसके पार्ट्स पढ़ लिए कि कौन कौन से ऑर्गन और कौन कौन से पैसेज वे इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि इसका मैकेनिज्म होता क्या है। ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। ब्रीथिंग के 2 एक तरह से फेजेस या स्टेजेस होते हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर कॉल्ड इंस्पायरेशन। हवा को जब अंदर लिया जाता है, जब हम सांस लेते हैं और सांस अंदर लेकर जाते हैं बॉडी में, तो इसको कहते हैं इंस्पायरेशन। एंड लेटिंग आउट ऑफ एयर कॉल्ड एक्सपायरेशन। इन मीन इनसाइड, एक्स मीन आउटसाइड। तो जब हम हवा को अंदर लेकर आते हैं सांस के जरिए उसको इंस्पायरेशन कहते हैं, और जब हम हवा को बाहर लेकर जाते हैं सांस के जरिए तो इसको एक्सपायरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, दिस 2 फेजेस टेक प्लेस कंटिन्यूसली वन आफ्टर द अदर। ये फेजेस बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि पहले सारा इंस्पायरेशन पूरा दिन होता रहेगा फिर एक्सपायरेशन होगा, नो, ये एक दूसरे के बिल्कुल कंटिन्यूसली होंगे। इंस्पायरेशन फिर फ़ौरन उसके बाद एक्सपायरेशन, फिर इंस्पायरेशन फिर एक्सपायरेशन। आप यूँ समझे कि ये एक एक स्टेप है, बैक फोर्थ इस तरह का ये होता रहता है। These 2 phases take place continuously one after the other. Air move in when the air pressure in the lung is lower than the pressure outside the body, and it move out when the pressure in the lung is greater than the atmospheric pressure. क्या कह रहे हैं कि जब बॉडी में एयर की कंसंट्रेशन कम हो, हवा की, सांस की, हमारी बॉडी को ज़रूरत हो हवा की, तो हम क्या करते हैं, हम बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, एयर अंदर मूव होती है और इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। और अगर बाहर के इन्वायरमेंट में अमाउंट ज़्यादा है एयर की, तो ये वाला प्रोसेस होगा, और अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा है हवा की मिकदार तो हम एक्सपायरेशन करते हैं, बॉडी से वो हवा बाहर निकालते हैं। तो ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस होंगे। इंस्पायरेशन, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग इनको डिफाइन किया गया है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज एंड द प्रेशर इन द लंग डिक्रीजेज। जब भी हम किसी चीज़ को हम थैली में भरते हैं तो हम थैली को खोलते हैं उसके अंदर स्पेस बनाने के लिए। सेम ऐसे ही होता है जब इंस्पायरेशन का प्रोसेस होना होता है। इंस्पायरेशन का मतलब है हवा को जिस्म के अंदर लेकर जाना। तो वॉल्यूम जो है चेस्ट का, जो हमारी बॉडी है, अंदर सीने का जो वॉल्यूम है जहाँ पर लंग्स होते हैं, वो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। किस लिए इंक्रीज़ होता है? ताकि स्पेस बनाई जा सके जो एयर आ रही है उसके लिए। वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और प्रेशर जो है वो लंग्स का वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इसको हम देखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़, प्रेशर इंक्रीज़ तो वॉल्यूम डिक्रीज़। तो इस तरह से जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज़ होता है। इट हैपन ड्यू टू 2 रीज़न। क्यों होता है? 2 रीजन्स की वजह से। द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कंट्रैक्ट सो इट बिकेम फ्लैट इंस्टेड ऑफ इज डूम शेप। यहाँ पर डायग्राम में इन्होंने यहाँ बताए हैं, आप देख सकते हैं कि जब डायफ्राम को आप देखें, यहाँ पर इसका जो शेप है ये डूम शेप है, आप इधर देख रहे हैं ये डूम शेप है, ऊपर की साइड पे ये ऐसे उठा हुआ है। ये इस शेप पे बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा इस तरह से इन्होंने बताया है, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। किस लिए? ताकि
इस साइड पे ये एक्सटेंड हो गए हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, यहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज हो। ये मैं आपको डायग्राम बनाकर अभी सही डिटेल में बताती हूँ। ये इसलिए यहाँ पर जगह बनाई जाती है ताकि डायफ्राम कंट्रैक्ट हो, तो इससे क्या होगा, और इस ये डूम शेप इसकी हो जाएगी। द इंटरकॉस्टल मसल प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स कंट्रैक्ट, और जो यहाँ पर मसल्स होंगे वो भी सारे कंट्रैक्ट हो जाएंगे। किस लिए ये कर रहे हैं? ड्यू टू दिस कंट्रैक्शन द रिब केज एक्सपेंड। इसका सिंपल सी इसकी वजह है कि जब ये सारे कंट्रैक्ट ऐसे हो जाएंगे, अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि रिब केज जो है ये एक्सपेंड हो जाएगा, एक तरह से खुल जाएगा और स्पेस बन जाएगी। किसके लिए? क्योंकि ये इंस्पायरेशन का प्रोसेस है। ड्यू टू दिस मूवमेंट द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज। ओके, तो इस मूवमेंट की वजह से कह रहे हैं कि वॉल्यूम, एक क्या फ़ायदा होगा, एक तो वॉल्यूम जो है चेस्ट कैविटी का वो इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा मेन एम है कि वॉल्यूम इंक्रीज करना है इंस्पायरेशन में। एंड सो प्रेशर ऑन द लंग डिक्रीजेज, ये हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द एटमोस्फेरिक एयर रश इनटू द लंग थ्रू द एयर पैसेज में। अब अंदर वॉल्यूम इसका कम है, ज़्यादा है, और प्रेशर कम है, तो एयर क्या होगा, ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर आ जाएगी इंस्पायरेशन के थ्रू। नेक्स्ट है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन कहते हैं एक्सहेलेशन को, बॉडी से एयर को बाहर निकालने के प्रोसेस को। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द मसल ऑफ द रिब्स एंड द डायफ्राम रिलैक्स। इनमें बिल्कुल इसके अपोजिट होता है काम। इनमें क्या होता है कि मसल्स जो हैं डायफ्राम के और रिब्स जो हैं वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। द रिब केज गोज डाउन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। रिब केज जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में डाउन में चला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला, इसकी शेप बिल्कुल चेंज हो गई है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है, और ये इसने यहाँ पर ऊपर जाकर क्या कर दिया है, जो वॉल्यूम है उसको कम कर दिया है। वेयर इज द डायफ्राम बिकम डूम शेप, वापस से डूम शेप में ये आ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इज डिक्रीज, इट इंक्रीजेज द प्रेशर ऑन द लंग। क्योंकि वॉल्यूम चेस्ट कैविटी का डिक्रीज हो गया है, ये सारे क्या हो गए हैं, इनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा वापस से, तो इसका क्या होगा, प्रेशर जो है लंग्स का वो एक्सपेल हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या करेगा, यहाँ पे जो एयर है उसको फोर्स करके बाहर निकाल देगा। इस तरह से रिब केज गेट स्मॉलर एज रिब के मसल रिलैक्स। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट प्रोसेसेस होंगे। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो क्या है इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें, वो है गैसेज एक्सचेंज इन लंग्स। अब लंग्स के अंदर क्योंकि गैस की बाहर से लंग में गैस आ भी गई और वहाँ से हमने बाहर के निकलने का प्रोसेस भी पढ़ लिया, लेकिन लंग्स के अंदर जो बिल्कुल लो लेवल पे है वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हुई, इसको वैल्यूएबल कैसे बनाया, इसको यूजेबल कैसे बनाया इस गैस को। वी नो दैट द एल्वोलाई आर वेरी थिन वॉल्ड एंड हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। हम जानते हैं कि एल्वोलाई जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वो आते हैं, पोर्शन आता है किस चीज़ का, लंग्स का। बहुत थिन वॉल्ड होते हैं, पतले से होते हैं, और इनके क्या होता है, इर्द गिर्द एक नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। सो दे आर एन एक्सीलेंट साइट फॉर गैसेज एक्सचेंज। और गैसेज एक्सचेंज क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पे होता है, यहाँ पर बहुत अच्छे से गैसेज एक्सचेंज होती है बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। The blood which enter these capillaries has a low oxygen concentration, whereas the inhaled air present in the alveoli has a higher oxygen concentration. क्योंकि जो ऑक्सीजन हमने इनहेलेशन के थ्रू अंदर हम लेकर आए थे एयर को, वो इसमें प्रेजेंट है, किस में, एल्वोलाई में। तो एल्वोलाई में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है क्योंकि फ्रेश एयर अभी एंटर हुई है क्या, इनहेलेशन के प्रोसेस में। और जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं इनमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम है क्योंकि ये यूज़ होके आ चुके हैं, बॉडी के ब्लड कैपिलरीज में कम होती है। तो ये क्या करेंगे अब, तो इसमें क्या होता है, जब इनहेल्ड एयर और ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे करीब आते हैं, देयरफॉर ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वोलाई डिफ्यूजेस। हम जानते हैं कि डिफ्यूजन के प्रोसेस में मॉलिक्यूल जो होते हैं गैसेस के वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाते हैं। तो अब एल्वोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, डिफ्यूजन होगी इसकी, ब्लड कैपिलरीज में आएंगे डिफ्यूजन के थ्रू, और यहाँ से जो इनकी अमाउंट ज़्यादा थी, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ज़्यादा थे, वो कंसंट्रेशन
ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर हो जाएगी। देयरफॉर ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वोलाई डिफ्यूजेज इनटू द कैपिलरीज। सिमिलरली, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इन कैपिलरीज में ज़्यादा थी इनकी अमाउंट, और जो अभी फ्रेश एयर एल्वोलाई में आई है उसमें कम है, वो रिवर्स होके इसमें डिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन में हम पढ़ते हैं वो इसके थ्रू जा रहे हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन द ब्लड प्रेजेंट इन द कैपिलरीज इज मोर देन दैट ऑफ द एल्वोलाई। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा है? ब्लड कैपिलरीज में, एल्वोलाई से, तो वो एल्वोलाई में चले जाएंगे। देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट ऑफ द ब्लड एंड इनटू द एल्वोलाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम गैसेज एक्सचेंज को लंग्स लेवल पर देखें तो लंग्स लेवल में दो तरह के काम होते हैं। नंबर 1, वहाँ पर जो एल्वोलाई है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो ब्लड कैपिलरीज है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड कैपिलरीज से एल्वोलाई में जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और एल्वोलाई से ऑक्सीजन जो वहाँ ज़्यादा है वो ब्लड कैपिलरीज में आता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इस तरह से ये वाला प्रोसेस क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो ब्लड में आया वो इन्हेलेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी में यूज़ होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में आया वो एक्सहेलेशन से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ तक इसका प्रोसेस था। ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का पूरा, गैसेज एक्सचेंज। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा इसमें हम पढ़ेंगे कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस स्मोकिंग के, और इस रिस्पायरेटरी सिस्टम के रिलेटेड कौन कौन से बीमारियां हो सकती हैं, इनकी जो एयर पैसेज वे हैं इनमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो क्या होगा, और अगर लंग्स के लेवल पे कुछ आ जाए तो इनसे कौन कौन सी जो फेमस वेल नोन जो डिसीज़ेज़ हैं वो कौन सी बन सकती हैं। तो इन कंडीशंस को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।